दोस्तों यहाँ बात की जा रही है पिनेकल फार्मा लिमिटेड के बारे में। देख सकते हैं आप, लिखा है इन्होंने पिनेकल फार्मा लिमिटेड, और इन्होंने 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए 10 रुपए के फेस वैल्यू पर। देखिए लिखा हुआ है 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपीज फेस वैल्यू। मतलब आप देखिए यहां से आपको साफ दिख रहा है कि 50,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपया है, राइट, 10 रुपया के फेस वैल्यू पर, लेकिन प्रीमियम इन्होंने 40 रुपया पे किया। तो कुल मिलाकर इशू प्राइस जो एक शेयर का है वो 50 रुपया का है। प्रीमियम का मतलब तो समझते हैं ना दोस्तों, प्रीमियम का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा अमाउंट ओवर द फेस वैल्यू। अब देखिए पेमेंट टर्म किस प्रकार से है। कंपनी ने बोला कि 20 रुपया जो है एप्लीकेशन में, इसमें 15 रुपया प्रीमियम इंक्लूडेड है, 20 रुपया अलॉटमेंट में जिसमें 15 रुपया प्रीमियम इंक्लूडेड है, 10 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में जिसमें 10 रुपया प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो इस प्रकार से पेमेंट टर्म्स है। तो अब देखिए ये बताइए, यहां से देखकर मान लीजिए कि यहाँ पे एक और चीज लिखा है कि इशू फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। अगर मान लीजिए इशू फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा तो कंपनी को कोई टेंशन ही नहीं होती, राइट। तो देखिए वैसा ही कर रहा है कि इशू फुल्ली सब्सक्राइब हुआ और सारा का सारा पैसा जो है टाइम पे मिला। सक्सेसफुल कलेक्शन के बाद कंपनी के बोर्ड ने प्रपोज किया कि 8 लाख रुपया यूटिलाइज करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से फॉर इशूइंग बोनस शेयर, एंड 5 लाख यूटिलाइज करेंगे फॉर राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इनकर्ड ड्यूरिंग द कंपनी फॉर्मेशन, राइट। तो ये देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस की बात की जा रही है कि यहाँ पे देखिए दोस्तों सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या बोला जा रहा है कि 2 जगह यूज कर रहे हैं, राइट। 8 लाख रुपया बोनस शेयर इशू करने में, 5 लाख रुपया प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने में। फिर जो फाइनेंस मैनेजर है कंपनी के, वो जर्नल एंट्री बनाते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को प्रेजेंट करते हैं, राइट, अंडर द रिजर्व्स एंड सरप्लस इन द बैलेंस शीट। तो दोस्तों सवाल ये कर रहा है कि इनमें से कौन सा जो है परमिटेड यूज है सिक्योरिटी प्रीमियम का एज पर द कंपनीज एक्ट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट है, यहाँ पे नहीं है। कौन सा परमिटेड यूज नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम का एज पर द कंपनीज एक्ट? राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, पेमेंट ऑफ रेगुलर डिविडेंड टू शेयर होल्डर, इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, पेइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा यूज नहीं है। नहीं पे थोड़ा फोकस कीजिएगा, सवाल पूछा जा रहा है कौन सा यूज नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले ये बताइए कि प्रीमियम का मीनिंग तो आपको क्लियर है ना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट ओवर द फेस वैल्यू। कंपनी ने बोला कि 20 रुपए एप्लीकेशन मनी में, 20 रुपए अलॉटमेंट में, 10 रुपया फर्स्ट और फाइनल कॉल में, और सब लोगों ने टाइम से पैसा दे दिया। क्या बात है, यही तो होता है परफेक्ट सब्सक्रिप्शन। अगर मान लीजिए इशू आपका फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा तो कंपनी को कोई टेंशन ही नहीं होगी, राइट। अब जरा देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। बताइए तो एक शेयर पे प्रीमियम कितना है जी? एक शेयर पे जो प्रीमियम है वो 40 रुपया का है। देख सकते हैं यहाँ लिखा गया है 40 रुपीज प्रीमियम पर शेयर। चलिए यहाँ पे बताता हूं। तो एक शेयर पे जो प्रीमियम है, प्रीमियम पर शेयर वो कितना है हमारा? वो है 40 रुपीज, ठीक है। और शेयर कितने के हैं? शेयर है टोटल 50,000 रुपए के, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि तो टोटल प्रीमियम कितना होगा? व्हाट विल बी द टोटल प्रीमियम? एक शेयर पे प्रीमियम हमने निकाला, वो मिला हमें 40 रुपया, और टोटल शेयर है 50,000, तो टोटल प्रीमियम कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल है 40 गुने 50,000 है ना, ये टोटल प्रीमियम हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा जी? 20 लाख। तो 20 लाख का हमारा टोटल प्रीमियम है। तो यही अमाउंट जो है, अब देखिए अब वापस क्वेश्चन में आइए। टोटल प्रीमियम निकला, एक शेयर पे प्रीमियम है 40 रुपया, और टोटल शेयर है 50,000, राइट। यहाँ पे देखिए टोटल शेयर लिखा हुआ है 50,000 इक्विटी शेयर है, राइट। तो ये जो 20 लाख निकला ना, तो यही अमाउंट को जो फाइनेंस मैनेजर है, राइट, वो उन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में शो किया। अब समझ में आया कि ये 20 लाख कहां से आया है? वही चीज है कि इन्होंने यही 20 लाख अमाउंट को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में शो किया है। अब ध्यान से सुनिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम होता है दोस्तों हमारा एक कैपिटल प्रॉफिट। थोड़ा सा लॉजिक समझिए। सिक्योरिटी प्रीमियम की यदि हम बात कर लें तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है दोस्तों? एक हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूं। चलिए देखिए, लेट्स टॉक अबाउट द सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है दोस्तों? एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल प्रॉफिट? इसका मतलब हुआ कि ये प्रॉफिट शेयर होल्डर को यूज एज यू विश,
यूज एज यू विश टाइप नहीं दिया जा सकता। इस तरह से नहीं दे सकते कि जैसा आप सोचिए वैसा यूज कीजिए, नहीं। क्या सिक्योरिटी प्रीमियम को डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकते हैं? बताइए तो, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या हम डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए आपके चैट बॉक्स में। व्हाट डू यू थिंक? सिक्योरिटी प्रीमियम तो समझ में आ गया दोस्तों कि जो टोटल प्रीमियम हमारा निकला 20 लाख रुपया, राइट, तो वही हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है। वही फाइनेंस मैनेजर ने यही किया कि उसको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में यूज किया। और दोस्तों ये एक तरह का कैपिटल प्रॉफिट है। सवाल ये है कि क्या सिक्योरिटी प्रीमियम को डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकते हैं? तो सही जवाब है नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट फॉर डिविडेंड पर्पज, राइट। तो दोस्तों कंपनीज एक्ट ने ना अलाउ किया है, आपके बुक में भी दिया हुआ है कि सिक्योरिटी प्रीमियम को कहां कहां यूज कर सकते हैं। इसके लिए कंपनीज एक्ट ने कुछ लिस्ट बनाए हैं। मैं एक दो पॉइंट लिख देता हूं, जैसे कि आप बोनस शेयर इशू करना, ठीक है, कंपनी एक्ट अलाउ करता है कि आप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। और क्या अलाउ करता है? आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ कर सकते हैं। जो आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है ना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? डिस्काउंट कमीशन ऑन इशू राइट ऑफ। मान लीजिए डिस्काउंट है, ठीक है, डिस्काउंट ऑन इशू है, इसको भी आप राइट ऑफ कर सकते हैं। किसके माध्यम से? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के माध्यम से। और क्या कर सकते हैं आप? शेयर का बाय बैक कर सकते हैं। यू कैन बाय बैक द शेयर, राइट। तो दोस्तों ये सब काम आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से कर सकते हैं। लेकिन क्या आप डिविडेंड दे सकते हैं? तो सही जवाब है डिविडेंड नहीं दे सकते। अब वापस इस क्वेश्चन में लौट के आ जाइए। अब यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा परमिटेड यूज नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम का। यानी कि आपको बताना है कि ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है ना, इसका कौन सा परमिटेड यूज नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, बी कह रहा है पेमेंट ऑफ रेगुलर डिविडेंड, सी कह रहा है इशू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, डी कह रहा है पेइंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। जल्दी से टाइप करके बताइए तो चैट बॉक्स में कौन सा यूज नहीं है सिक्योरिटी प्रीमियम का। अभी आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया, राइट, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू द कंसेप्ट। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पेमेंट ऑफ रेगुलर डिविडेंड टू शेयर होल्डर। ये नहीं कर सकते आप। तो आपको मैंने पहले बताया है कि देखो जो डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड क्या होता है? ये एक रेवेन्यू प्रॉफिट है। डिविडेंड क्या है? ये एक रेवेन्यू प्रॉफिट है, रेवेन्यू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है ये हमारा एक कैपिटल प्रॉफिट है। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है दोस्तों? कैपिटल प्रॉफिट है। तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। जैसे सोचिए कि आप एक इवेंट में 10 रुपए का टिकट बेच रहे हैं, लेकिन लोग 50 रुपया देने को तैयार है क्योंकि इवेंट बहुत जबरदस्त है। तो एक्स्ट्रा 40 रुपया क्या हुआ? वो आपकी एक्स्ट्रा अर्निंग है। लेकिन ये अर्निंग परमानेंट इंप्रूवमेंट के लिए यूज होगी, डेली एक्सपेंस के लिए यूज नहीं होगी। तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है कुछ ऐसा ही है। आपका टिकट है 10 रुपया का, लेकिन लोग इतना डिमांड है कि 50 रुपया देने को तैयार है, तो 40 रुपया एक तरह का प्रीमियम ही हुआ ना, ठीक है। तो इसको आप हमेशा कैपिटल प्रॉफिट के रूप में यूज करेंगे, इसको रेवेन्यू के रूप में यूज नहीं करेंगे, समझे। तो प्रीमियम याद रखिएगा कैपिटल रिसीट होता है, कैपिटल वर्क में ही यूज होगा। बोलिए कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों? सिक्योरिटी प्रीमियम का सारा कंसेप्ट क्लियर है। चलिए आगे अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, आपको बताना है कि पिनाकल फार्मा का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अलॉटमेंट मनी का जनरल एंट्री आपसे पूछा गया है। यहाँ पे जब अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ तो उसका जनरल एंट्री कैसा होगा। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कहां पे प्रीमियम जाता है, कब कैपिटल क्रेडिट होता है, बैंक एंट्री कब पास करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर करेंगे। तैयार है दोस्तों? चलिए वापस हम लोग आते हैं अलॉटमेंट स्टेज में, देखते हैं हुआ क्या, राइट। आइए जरा अलॉटमेंट स्टेज को पढ़िए तो हुआ क्या था। देखिए मैं बाकी को इरेज कर देता हूं ताकि आपका ध्यान केंद्रित रहे अलॉटमेंट फेज पे। देखिए 20 रुपया इन्होंने अलॉटमेंट किया था कंपनी ने। अलॉटमेंट स्टेज पर जो है यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा है कि कंपनी ने अलॉटमेंट स्टेज पर, लेट मी शो यू, यहां देखिए 20 रुपया कंपनी ने अलॉटमेंट स्टेज पर 20 रुपया पर शेयर मांगा था, राइट, जिसमें से 5 रुपया जो है वो शेयर कैपिटल का है और 15 रुपया जो है प्रीमियम है। देखिए अलॉटमेंट टाइम पे कंपनी ने 20 रुपया मांगा और 20 रुपया का बाइफरकेशन कैसा है मैं यहाँ पे आपको ना समझा ही देता हूं। ये देखिए कुछ ऐसा बाइफरकेशन है, लेट मी एक्सप्लेन। तो ये देखिए यदि ये 20 रुपया अलॉटमेंट का है तो उसमें से 5 रुपया और 15 रुपया, ये 5 रुपया कहां गया? ये 5 रुपया गया शेयर कैपिटल में, ठीक है। और ये 15 रुपया कहां गया? ये 15 रुपया गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में, राइट। 15 रुपया गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा टोटल शेयर कितना है जी? जस्ट वेट अ मिनट। टोटल शेयर आपके पास है, टोटल शेयर है आपके पास 50,000 टोटल शेयर है, ठीक है। तो ये बताइए कि तो अलॉटमेंट ड्यू कितना हुआ?
अलॉटमेंट ड्यू कितना हुआ, तो 50,000। देखिए एक शेयर पे जो अलॉटमेंट पैसा मांगे गया 20 रुपया, और ऐसा 50,000 शेयर है, 10 लाख रुपया नहीं हो जाएगा जी, 10 लाख रुपया आपका अलॉटमेंट ड्यू हो गया। अब आप ये बताइए कि प्रीमियम कौन सा पार्ट होता है, एक छोटा सा सवाल पूछ रहे हैं आपसे, बोलिए तो हमारा जो प्रीमियम होता है ये कौन सा पार्ट होता है? ऑप्शन नंबर ए फेस वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर। ये फेस वैल्यू होता है या एक्स्ट्रा अमाउंट होता है? जल्दी बताइए, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, प्रीमियम हमेशा हमेशा क्या होता है दोस्तों? एक्स्ट्रा अमाउंट होता है। कौन पे करता है? तो शेयर होल्डर पे करता है, राइट। अब देखिए अलॉटमेंट पे वापस आ जाइए, अलॉटमेंट पे और चीजों को क्लियर करते हैं। ये बताइए दोस्तों कि अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी को मिलने वाला 10 लाख, कंपनी को कितना मिलने वाला है जी? 10 लाख रुपया मिलने वाला है। उसमें से कैपिटल का पार्ट कितना होगा और उसमें से सिक्योरिटी प्रीमियम का पार्ट कितना होगा? जल्दी जल्दी बताइए, मैं इसको इरेज कर देता हूं, ठीक है। बताइए तो ये 10 लाख में से कैपिटल का पार्ट कितना होगा और सिक्योरिटी प्रीमियम का पार्ट कितना होगा? बहुत सिंपल है, तुरंत आप जवाब दे देंगे। हाउ मच विल दैट बी? तो दोस्तों इसका सही जो बाइफर्केशन होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, कैपिटल का जो पार्ट होगा वो हो जाएगा हमारा 50,000 शेयर है और पर शेयर पे जो शेयर कैपिटल है 5 रुपया का है, यानी दोस्तों 2.5 लाख का आपका शेयर कैपिटल है। और सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पार्ट है 50,000 शेयर है और हर शेयर पे 15 रुपया का हमारा सिक्योरिटी है, यानी 7.5 लाख का, राइट। तो 7.5 लाख का हमारा सिक्योरिटीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये बताइए क्या प्रीमियम को शेयर कैपिटल में ऐड कर सकते हैं? जल्दी से, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। अभी आपने ये देखा कि हम प्रीमियम और कैपिटल को अलग अलग ले रहे हैं, क्या हम प्रीमियम को शेयर कैपिटल में ऐड कर सकते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए जल्दी से। सही जवाब है नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू दैट, क्योंकि दोस्तों प्रीमियम हमेशा कहां जाएगा? शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा। प्रीमियम हमेशा हमेशा जाता है कहां पे? प्रीमियम जाता है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, समझे बात को। तो दोस्तों जब कंपनी अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू करे तो एंट्री कैसा होगा? अब जरा ऑप्शन पे आ जाइए, क्या क्या ऑप्शन दे रखा है जी? लेट मी चलिए ऑप्शन देखते हैं। ये देखिए पहला कह रहा है कि बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करेगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट करेगा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट। दोस्तों बहुत सिंपल है, अभी आपने यही देखा ना कि जो आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे? 20 लाख से डेबिट करेंगे, ठीक है, सॉरी 10 लाख से। उसमें से पैसा देखिए 2.5 लाख पैसा कहां जा रहा है? शेयर कैपिटल में जा रहा है, तो ये कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और 7.5 लाख पैसा कहां जा रहा है? 7.5 लाख जो अमाउंट है वो जा रहा है हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, राइट। तो दोस्तों यही करेक्ट ड्यू एंट्री है, ऑप्शन नंबर सी। तो जब भी पैसा बैंक में आता है ना तब एंट्री अलग होती है। देखिए यहाँ पे दोस्तों रिसीट एंट्री, यहाँ पे जो है अलॉटमेंट मनी मिला है, राइट। जब पैसा बैंक में आता है तो फिर एंट्री अलग होती है, बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाता है और शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो जो कि यहाँ पे हो रहा है, ये देख रहे हैं, ये पैसा जब बैंक में आ रहा है तब ऐसा होता है। स्टूडेंट ऑफन कंबाइन कर लेते हैं दोनों एंट्री को, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है, राइट। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। आप ऐसा सोचिए कि आप किसी को माल सप्लाई करने वाले हैं, पहले आप बिल बनाते हैं, ये तो हमारा ड्यू एंट्री हो गया। फिर जब पेमेंट आता है तब आप कैश रिसीव एंट्री पास करते हैं, राइट। एग्जैक्टली वैसे ही ड्यू एंट्री में शेयर कैपिटल और प्रीमियम को क्रेडिट करोगे, रिसीव एंट्री में बैंक को डेबिट करोगे, ठीक है। तो ये बात है, ये हमारा एक तरह का ड्यू एंट्री है। यही कर रहा है ना, व्हाट इज द कलेक्ट जनरल एंट्री व्हेन अलॉटमेंट मनी इज रिसीव्ड एज्यूमिंग, ये कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों वही हो रहा है कि आप किसी को माल सप्लाई करने वाले हैं, पहले आप बिल बनाए, ये ड्यू एंट्री कहलाता है। तो ड्यू एंट्री के टाइम का ये एंट्री है, और जब पैसा रिसीव हो जाता है तो बैंक में आप जमा करते हैं तो उसका एंट्री अलग होगा। तो दिस इज द केस ऑफ ड्यू एंट्री। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पे ओमनी लिमिटेड, जस्ट वेट अ मिनट, ये देखिए, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। ओमनी लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, राइट। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है ना, ये जो क्वेश्चन है, ये टॉपिक है नॉन वोटिंग शेयर पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनेशन में बराबर सवाल आते हैं नॉन वोटिंग शेयर पे। आइए देखते हैं किस प्रकार के सवाल आते हैं, कैसे इसको टैकल किया जाए। तो देखिए ओमनी लिमिटेड के पास कह रहा है कि 50 करोड़ का पेड अप इक्विटी कैपिटल है। 50 करोड़ का क्या है? पेड अप इक्विटी कैपिटल है। कंपनी चाहती है कि एडिशनल 10 करोड़ रेज करें बिना कंट्रोल लूज करे। सो द बोर्ड प्रपोज इशूइंग नॉन वोटिंग इक्विटी शेयर वर्थ 10 करोड़। मतलब 10 करोड़ एक्स्ट्रा रेज करना चाह रही है बिना कंट्रोल लूज किए। इसीलिए बोर्ड ने बोला कि क्यों ना हम लोग नॉन वोटिंग शेयर इशू करें।
मतलब कंपनी चाह रही है कि 10 करोड़ एक्स्ट्रा रेज करें बिना कंट्रोल लूज किए हुए। तो आर्टिकल अलाउ करते हैं, स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास कर लिया, डिविडेंड रेट भी हायर रखा, लेकिन बोर्ड एक और स्टेप लेना चाहता है कि 5% वोटिंग शेयर जो कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर के द्वारा हेल्ड की गई है, इसको नॉन वोटिंग शेयर में कन्वर्ट करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये कुछ सिनेरियो है। अब बताना है कि कौन सा स्टेप इनवैलिड है, इलीगल है। ठीक है, चलिए तो पहले आप कुछ सवाल का जवाब दीजिए, क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही होगा। तो पहले आप ये बताइए दोस्तों कि क्या कंपनी न्यू नॉन वोटिंग शेयर इशू कर सकती है? कोई मान लीजिए कंपनी है, क्या वो न्यू नॉन वोटिंग शेयर इशू कर सकती है? क्या ना कंपनी इशू न्यू नॉन वोटिंग शेयर? क्या कोई कंपनी न्यू नॉन वोटिंग शेयर इशू कर सकती है? दोस्तों सही जवाब है बिल्कुल, यस, लॉ अलाउ करता है, कर सकती है। दोस्तों कंपनी कंपनी एक्ट के रूल के हिसाब से, राइट, कंपनी एक्ट के रूल के हिसाब से क्या है यहाँ पे? स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, इट नीड स्पेशल रिजोल्यूशन, पहली बात। और क्या चाहिए दोस्तों? नॉन वोटिंग शेयर का डिविडेंड रेट हायर होना चाहिए, डिविडेंड रेट जो है नॉन वोटिंग शेयर का हायर होना चाहिए। और इशू साइज जो है, कंडीशन है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इशू साइज जो है 25% ऑफ पेड अप कैपिटल से कम होना चाहिए या उससे बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझे? तो और दूसरी बात है, तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा, डिविडेंड रेट हायर रहेगा और इशू साइज ये रहेगा। और वोटिंग शेयर को नॉन वोटिंग शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, प्लीज याद रखिएगा, यू कैन नेवर कन्वर्ट वोटिंग शेयर टू नॉन वोटिंग शेयर। ठीक है, अब आइए ऑप्शन को देखते हैं, ये भी मैं लिख ही देता हूं, क्या नहीं कर सकते वो मैं रेड में लिख देता हूं कि आप जो है वोटिंग टू नॉन वोटिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब जरा ऑप्शन को जरा देखते हैं, ये चार चीज हमें ध्यान में रखते हुए अब ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। आइए कैसे देखते हैं, कैसे एलिमिनेट करेंगे। तो आइए लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोस्तों पहला जो ऑप्शन दे रखा है वो रखा है इशूइंग नॉन वोटिंग शेयर वर्थ 10 करोड़। अब देखिए यहाँ पे पेड अप कैपिटल कितना है जी? 50 करोड़ का पेड अप कैपिटल है। ठीक है, तो 10 करोड़ जो होगा ये इसका 20% हो जाएगा। लिमिट कितना है लॉर्ड है? लिमिट है 25%, है ना? लिमिट कितना है? 25% का है। तो ये तो मुझे वैल्यू लग रहा है क्योंकि 20 तो 25 से कम होता है। अभी आपको बताया ना कि 25% तक मैक्सिमम आप नॉन वोटिंग शेयर इशू कर सकते हैं, पेड अप कैपिटल का 25% तक। ठीक है, जरा बी को पढ़िए, बी का है पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन फॉर द इशुएंस। कौन सा इलीगल पूछा गया ये ध्यान रखिएगा। लॉ क्लियरली बोलता है कि नॉन वोटिंग शेयर यदि आप इशू करना चाहते हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन तो पास करना ही करना है। तो बी भी हमारा सही है। सी कर रहा है कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग वोटिंग शेयर इनटू नॉन वोटिंग शेयर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो बोर्ड की चाल है वो फ्लॉप हो जाएगी, ये वर्क ही नहीं करेगा, दिस विल नॉट वर्क एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कंपनीज एक्ट का रूल साफ साफ बोलता है कि देखो कोई भी कंपनी जो है वैसे शेयर जिसपे वोटिंग राइट है, कुछ शेयर ऐसे होते हैं जहां पे आपको क्या मिलती है? वोटिंग राइट मिलती है। तो कंपनी का रूल सीधा कहता है कि आप वोटिंग राइट वाले शेयर को, राइट, नॉन वोटिंग राइट वाले शेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। राइट, यू कैन नॉट कन्वर्ट वोटिंग राइट शेयर इनटू नॉन वोटिंग राइट शेयर, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और सी हमारा सही जवाब है। क्या एग्जिस्टिंग वोटिंग शेयर को नॉन वोटिंग शेयर बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। अच्छा, डी कह रहा है कि ऑफरिंग अ हायर डिविडेंड रेट ऑन द नॉन वोटिंग शेयर। जी हाँ दोस्तों, नॉन वोटिंग शेयर होल्डर को कॉम्पेंसेशन मिलता है और कॉम्पेंसेशन किस फॉर्म में मिलेगा? उनका डिविडेंड रेट हायर होता है। देखिए जो वोटिंग वाले हैं तो वोट करेंगे, राइट, लेकिन नॉन वोटिंग को क्या? तो उनको कॉम्पेंसेशन मिलता है, डिविडेंड ज्यादा मिलता है। सही जवाब है इसका सी। सोचिए कि आपके बिल्डिंग सोसाइटी में सबको वोट देने का राइट है, सडनली कमिटी बोलती है कि माइनॉरिटी वाले 5% लोगों का वोटिंग राइट हम कैंसिल कर देते हैं। फेयर लगता है? बिल्कुल नहीं, लॉ भी अलाउ नहीं करता। इसीलिए कंपनी जो है न्यू नॉन वोटिंग शेयर इशू कर सकती है लेकिन एग्जिस्टिंग वोटिंग राइट को स्नैच नहीं कर सकती। समझे, यही चीज है। समझ में आया दोस्तों? ये बातें ध्यान रखनी है। मतलब नॉन वोटिंग शेयर इशू कर दे चलेगा लेकिन जो जिसके पास वोटिंग राइट है उसको नॉन वोटिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में आया दोस्तों? चलिए आगे बात करते हैं मिस्टर राजेश की। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि एक रियल लाइफ केस स्टडी को डिस्कस करने वाले हैं। मिस्टर राजेश का प्रोप्राइटरशिप, मिस्टर विक्रम का पार्टनरशिप और फिर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हॉरिजन प्राइवेट लिमिटेड है। आइए दोस्तों, मिस्टर राजेश एक ट्रेडिंग बिजनेस रन कर रहे हैं, दे ऑपरेट अ ट्रेडिंग बिजनेस, राइट, और सोलो रन कर रहे हैं, मतलब सोल प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है मिस्टर राजेश का, साफ साफ आप देख सकते हैं। उसके बाद मिस्टर विक्रम है,
वो एक पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे हैं, राइट। दोनों कैजुअली अकाउंट बनाते हैं, बोथ कैजुअली प्रिपेयर देयर अकाउंट। और लेकिन जब राजेश जी के बेटे ने हॉरिजन प्राइवेट लिमिटेड बनाई, देखिए राजेश जी का जो बेटा था उन्होंने हॉरिजन प्राइवेट लिमिटेड बनाया, तो कंपनी के अकाउंटेंट ने बनाया ही होगा, राइट। तो वो कंपनी के अकाउंटेंट ने क्या बोला कि कंपनी को मैंडेटरी हर साल जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही होगा, सेक्शन नंबर 129 के अंदर ट्रू एंड फेयर वैल्यू देना चाहिए, राइट। ये सब चीजें हैं। अब राजेश जी शॉक हो गए, उन्होंने बोला सोल प्रोप्राइटर को तो कोई नहीं बोलता ये सब बनाने के लिए। तो सवाल ये कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। आपको बताना है कि कंपनीज एक्ट के पर्सपेक्टिव में फाइनल अकाउंट के प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कौन सा कथन सही है, राइट। तो दोस्तों बहुत अच्छा सवाल है, आइए पहले कुछ बेसिक सवाल का जवाब दीजिए। सुनिए दोस्तों, क्या लॉ आपसे प्रोप्राइटरशिप में फाइनल अकाउंट बनाना कंपलसरी कहता है? क्या ये लॉ बोलता है क्या कि यदि हमारा प्रोप्राइटरशिप अकाउंट होगा तो वहां पे आपको फाइनल अकाउंट बनाना ही होगा? क्या बोलता है दोस्तों? सही जवाब है नो। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म को शेड्यूल 3 फॉलो करना होता है क्या? बताइए तो, पार्टनरशिप फर्म कोई है, क्या उसे शेड्यूल 3 फॉलो करना होता है? यस नो में जवाब दीजिए। तो दोस्तों सही जवाब है नो, शेड्यूल 3 नहीं फॉलो करना है। अच्छा ये बताइए, कोई कंपनी है उसे क्या हर साल फाइनल अकाउंट बनाना होता है? कंपनी को फाइनल अकाउंट बनाना होता है, जी हाँ, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे यदि हम ऑप्शन देखें, बस यही लॉजिक है, यही लॉजिक यूज करना है। प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में डिफरेंस देखा गया है, तो जरा इस लॉजिक को अप्लाई कीजिए। यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑप्शन ए कर रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट इज कंपलसरी फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप अंडर द लॉ। ये गलत है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप एक पर्सनल बिजनेस है, इसीलिए कोई सेपरेट लीगल एंटिटी है ही नहीं। लॉ फाइनल अकाउंट बनाना फोर्स नहीं कर सकता। मतलब क्या प्रोप्राइटर चाहे तो अकाउंट बना ही नहीं, राइट, लीगली पॉसिबल है। फिर बी कर रहा है पार्टनरशिप फर्म मस्ट प्रिपेयर अकाउंट इन द शेड्यूल 3 फॉर्मेट। तो दोस्तों आपको पता होगा कि ये जो शेड्यूल 3 है ना, ये केवल और केवल किस में अप्लाई होता है? कंपनीज में अप्लाई होता है। पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है फॉर्मेट के बारे में? तो बोलता है कि कुछ भी कंपलसरी नहीं है, पार्टनर अपना फॉर्मेट डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, लिमिटेड पार्टनर मस्ट मैंडेटरी प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअली गिविंग ट्रू एंड फेयर वैल्यू। तो ये बताइए कि या इसके बारे में क्या आपका विचार है? देखिए आपको मैं बता दूं कि सेक्शन नंबर 129 क्लियरली बोलता है कि सभी के सभी कंपनी जो होंगी वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगी, और साथ ही साथ वो ट्रू एंड फेयर व्यू देगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाएंगे, ठीक है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू भी देगा, और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगी, राइट। कौन से फॉर्मेट में? शेड्यूल 3 फॉर्मेट में बनाएंगी, राइट। और कब बनाएंगी? एट एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, समझे। तो यही तो अकाउंटेंट ने राजेश जी को बताया कि देखो आपकी जो कंपनी है, सभी कंपनी को सेक्शन 129 के अंतर्गत जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू देना होता है, शेड्यूल 3 फॉर्मेट में देना होता है एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। तो सी तो हमारा बिल्कुल सही है, लिमिटेड कंपनी मस्ट मैंडेटरी प्रिपेयर। और डी कर रहा है कि सेक्शन 128 गवर्न प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट फॉर कंपनी। तो दोस्तों देखिए सेक्शन 128 क्या बोलता है, दोनों में अंतर समझिए। 128 नंबर जो सेक्शन है ये क्या बोलता है कि आप बुक ऑफ अकाउंट बनाएंगे, राइट, आप बुक ऑफ अकाउंट बनाएंगे। और 129 नंबर जो सेक्शन है वो बोलता है कि आप प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आया दोस्तों? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का सेक्शन कौन सा है, राइट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का सेक्शन है सेक्शन नंबर 129। बुक मेंटेन करने का कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 128, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। तो दोस्तों याद रखिएगा, प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप एक पर्सनल स्टाइल बिजनेस होते हैं, कोई स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट फॉर्मेट नहीं है, लेकिन कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है कि तुम शेयर होल्डर का पैसा ले रहे हो, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए एनुअल फाइनल अकाउंट, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट, ऑडिटिंग, कॉम्प्लायंस सबका सब कंपलसरी है। तो 128 में बोलता है कि बुक ऑफ अकाउंट, 129 में बोलता है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, एक प्रैक्टिकल और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ रूल। इस पे सवाल बराबर आता है।
दोस्तों सवाल ये कर रहा है कि देखिए स्टेलर इंडस्ट्री लिमिटेड है, इनका टर्नओवर दे रखा है 85 करोड़। स्टेलर इंडस्ट्री का टर्नओवर 85 करोड़ और फाइनेंस मैनेजर कंफ्यूज है कि करोड़ में, लाख में, मिलियन में क्या यूज करें। तो दोस्तों देखिए स्टेलर इंडस्ट्री 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई है, अब 2023-24 के फाइनेंशियल प्रिपेयर कर रही है, टर्नओवर दे रखा है 85 करोड़। ठीक है, तो दोस्तों प्रिया जी का क्या डाउट है, उनके जो फाइनेंस मैनेजर है मिसेस प्रिया, राइट, उनका डाउट है कि फिगर करोड़ में दिखाएं। ठीक है, लिखा है वेदर फिगर शुड बी राउंडेड टू करोड़, नोट्स कैसे बनाएं, इंफॉर्मेशन व्हाट इंफॉर्मेशन नोट्स टू अकाउंट शुड, नोट कैसे बनाएं, कंपैरेटिव फिगर देना पड़ेगा क्या, क्या कंपैरेटिव फिगर देना आवश्यक है, क्रॉस रेफरेंसिंग करनी है, राइट, प्रॉपर क्रॉस रेफरेंसिंग करनी है। तो सीएफओ क्या बोलता है कि देखो बैलेंस मेंटेन करो, ना ज्यादा डिटेल ना ज्यादा समराइज। सीएफओ बोलता है कि देखो बैलेंस मेंटेन करो, ना ज्यादा डिटेल दो ना ज्यादा समराइज करो। ठीक है, तो दोस्तों सवाल ये कर रहा है कि स्टेलर इंडस्ट्री का टर्नओवर 85 करोड़, तो कंपनी कैसे राउंड ऑफ फिगर करे। ऑप्शन ए कर रहा है नियरेस्ट करोड़, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, सी कर रहा है कि नियरेस्ट लाख और मिलियन, और डी कर रहा है कि नो राउंडिंग ऑफ इज परमिटेड फॉर टर्नओवर बिलो 100 करोड़। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। दोस्तों सबसे पहले कंसेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट है वो है शेड्यूल 3 के राउंडिंग के रूल के हिसाब से। ठीक है, अब राउंडिंग रूल क्या कहता है जरा वो देख लेते हैं। शेड्यूल 3 का जो राउंडिंग रूल है वो क्या कहता है जी। शेड्यूल 3 का राउंडिंग रूल ये कहता है कि देखो यदि जो टर्नओवर है, यदि टर्नओवर 100 करोड़ से कम है तो राउंड ऑफ अलाउड है। कहां से अलाउड है, राउंड ऑफ कर सकते हैं 100, 1000, लाख, मिलियन या डेसिमल। ठीक है, यदि टर्नओवर 100 करोड़ से कम है। लेकिन इसका अपोजिट, यदि मान लीजिए टर्नओवर 100 करोड़ से ज्यादा है, यदि मान लीजिए टर्नओवर जो है 100 करोड़ से बराबर या उससे ज्यादा है, तो राउंड ऑफ आप कर सकते हैं लाख, मिलियन, करोड़ या डेसिमल। समझ रहे हैं, 100 करोड़ से कम तो 100 भी आ जाता है, 1000 भी आ जाता है, लेकिन 100 करोड़ से ज्यादा है तो लाख से ही शुरू होगा। तो बिलो 100 करोड़ मोर फ्लेक्सिबिलिटी। आप देखिए 100 करोड़ से कम है तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास ज्यादा है ना जी, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है, और 100 करोड़ के ऊपर जो है आपको लार्जर यूनिट ही लगेगा। दोस्तों वापस इस क्वेश्चन पे आ जाइए, ये बताइए ये जो हमारा स्टेलर इंडस्ट्री है इसका टर्नओवर कितना है जी, 100 करोड़ से कम है, राइट, 100 करोड़ से कम है। क्या इसके लिए, क्या इसीलिए कंपनी करोड़ लेवल राउंडिंग कंपलसरी यूज करे क्या, करोड़ लेवल राउंडिंग यूज करे क्या, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। क्या कंपनी 100, 1000, लाख, मिलियन कुछ भी चूज कर सकती है? जी हाँ दोस्तों, कुछ भी चूज कर सकती है। ऑप्शन ए कर रहा है ओनली टू द नियरेस्ट करोड़, ये गलत है। टर्नओवर चूंकि 100 करोड़ से कम है तो करोड़ यूज करना कंपलसरी नहीं है। बी कर रहा है टू द नियरेस्ट 100, 1000, यस, बी नंबर सही है। और हमारा जो स्केड्यूल नंबर 3 है ना, ये यही अलाउ करता है, स्केड्यूल नंबर 3 यही अलाउ करता है। फिर सी कर रहा है ओनली टू द नियरेस्ट लाख और मिलियन। दोस्तों ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कंपनी 100 या 1000 भी चूज कर सकती है। डी कर रहा है कि नो राउंडिंग ऑफ इज परमिटेड फॉर टर्नओवर बिलो 100 करोड़, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। एक्चुअली दोस्तों मोर फ्लेक्सिबल राउंडिंग अलाउड होती है, राइट, यहाँ पे फ्लेक्सिबल राउंडिंग अलाउड होती है। नो राउंडिंग ऑफ इज परमिटेड, ये वर्ड भी गलत है। तो सही जवाब क्या है इसका? बी, टू द नियरेस्ट 100, 1000, लाख और मिलियन और डेसिमल। सोचिए कि आप एक दुकान चलाते हैं, ये देखिए ये नियम है, आप एक दुकान चलाते हैं। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आप बोल सकते हैं कि भाई 12,34,567 को मैं लिख सकता हूं कि 12.35 लाख बोल देता हूं। लेकिन अगर आपका बिजनेस मेगा स्केल हो जाए तो छोटा लेवल राउंडिंग का प्रैक्टिकल सेंस ही नहीं होता। इसीलिए लॉ बोलता है कि टर्नओवर यदि 100 करोड़ से कम है तो तुम्हारे पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन 100 करोड़ से ऊपर है तो बिगर यूनिट ही यूज करना है। समझे बात को? यही चीज बताया जा रहा है, यही कंसेप्ट है। उसमें सवाल बराबर भर के आता है, इसीलिए एकदम क्लैरिटी के साथ सब चीजें क्लियर कर लीजिए। दोस्तों आपके साथ जो कंटेंट मैं शेयर कर रहा हूं ये हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट है। आप यदि इसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में इनरोल हो सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए ये नंबर सेव कर लें, इस पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए वापस लौटते हैं इस क्वेश्चन में, क्या कह रहा है। तो दोस्तों ये सवाल हम डिस्कस करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लायंस क्वेश्चन। बैलेंस शीट के प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉलो करना मैंडेटरी होता है या मैनेजमेंट अपने हिसाब से चीजें चेंज कर सकती है? सवाल ये कर रहा है कि देखिए गामा लिमिटेड है, अपनी बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रही है,
मैनेजमेंट ने 2 काम दिए, राइट। ये क्या प्रिपेयर कर रही है? बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रही है। मैनेजमेंट ने 2 काम दिए। क्या किया जी कि ट्रेड पेबल को नॉन करंट लायबिलिटी में डाल दिया। लिखा है ना, मैनेजमेंट क्लासिफाइड द ट्रेड पेबल अंडर द नॉन करंट लायबिलिटी, राइट। क्यों क्यों किया? टू रिफ्लेक्ट द लॉन्ग टर्म पेमेंट एग्रीमेंट। और प्रीवियस ईयर के फिगर का जो कॉलम है वो हटा दिया। क्यों हटा दिया? कि उनका कहना है कि इन्वेस्टर सिर्फ करंट ईयर देखते हैं, आर्ग्यूइंग दैट इन्वेस्टर ओनली फोकस ऑन द करंट ईयर डेटा। तो सवाल ये कर रहा है कि बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड बैलेंस स्ट्रक्चर विच स्टेटमेंट करेक्टली आइडेंटिफाई द कंप्लायंस स्टेटस ऑफ गामा लिमिटेड। ऑप्शन ए कर रहा है कंप्लायंट है, जो कि मैनेजमेंट का डिस्क्रिप्शन है कि वो लायबिलिटी को क्लासिफाई करे एग्रीमेंट के बेसिस पर। बी कर रहा है नॉन कंप्लायंट है रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेड पेबल। सी कर रहा है नॉन कंप्लायंट है रिगार्डिंग द ओमिशन ऑफ प्रीवियस पीरियड कॉलम। डी कर रहा है नॉन कंप्लायंट है क्योंकि दोनों क्लासिफिकेशन और कॉलम प्रेजेंटेशन। अब बहुत सा सवाल है, ये बताइएगा दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड पेबल की बात हो रही है, तो थोड़ा सा ट्रेड पेबल को थोड़ा समझ लेते हैं कि ट्रेड पेबल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है फाइनेंस के पर्सपेक्टिव में। ये बताइए कि क्या ट्रेड पेबल हमेशा करंट लायबिलिटी के अंदर आता है? क्या ट्रेड पेबल हमेशा करंट लायबिलिटी के अंदर आता है? तो दोस्तों सही जवाब है जी हाँ। ट्रेड पेबल मतलब करंट लायबिलिटी है। पेबल मतलब यही होता है कि एक तो मतलब कि हमने किसी से सर्विस लिया है लेकिन अभी तक पेमेंट हमने किया नहीं है, तो मेरे लिए तो लायबिलिटी है ना, जिसको मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, तो वो ट्रेड पेबल होता है। अच्छा ये बताइए, बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है इसके कॉलम चेंज किए जा सकते हैं क्या? क्या आप बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कॉलम को चेंज कर सकते हैं? तो यही जवाब है नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों स्केड्यूल 3 का फॉर्मेट मैंडेटरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, प्लीज याद रखिएगा कि जो आपका स्केड्यूल 3 है इसका फॉर्मेट क्या है? मैंडेटरी है। स्केड्यूल 3 का फॉर्मेट जो है क्या है? मैंडेटरी है। कंपनी अपनी मर्जी से फॉर्मेट चेंज नहीं कर सकती। दूसरी बात, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी होता है और ये स्केड्यूल 3 के फॉर्मेट में ही होता है, राइट, करंट लायबिलिटी है। फिर दोस्तों प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड का कॉलम मैंडेटरी है। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है कंपैरेटिव फिगर शो करता है, इसीलिए पिछले रिपोर्टिंग पीरियड का कॉलम भी जरूरी है, समझे। तो जरा ऑप्शन, क्योंकि एक तरह का कंपैरेटिव तभी ना कर पाइएगा जब पिछला फिगर रहेगा, नहीं तो कैसे कंपेयर कीजिएगा, कैसे पता कीजिएगा कि अभी वाला जो फिगर है अच्छा है या खराब है। तो ऑप्शन नंबर एक आ रहा है कि कॉम्प्लाइंट है, क्योंकि इन्होंने क्या किया कि ट्रेड पेबल को नॉन करंट लायबिलिटी में दिखा दिया और इन्होंने जो है फिगर एट द एंड ऑफ प्रीवियस रिपोर्टिंग ईयर को हटा ही दिया। एक आ रहा है कॉम्प्लाइंट है, नहीं भाई, फॉर्मेट तो फिक्स है, उसमें कोई डिस्क्रिप्शन अलाउड नहीं है। बी कह रहा है नॉन कंप्लाइंट रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन ओनली, ये भी गलत है, क्लासिफिकेशन गलत है लेकिन सिर्फ वही गलत नहीं है, कॉलम भी मिसिंग है। सी कह रहा है कि नॉन कंप्लाइंट रिगार्डिंग प्रीवियस पीरियड कॉलम ओनली, ये भी गलत है, बट क्लासिफिकेशन भी रॉन्ग है। ठीक है, सही जवाब है डी, ट्रेड पेबल को करंट लायबिलिटी में ही दिखाना चाहिए और प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड कॉलम ओमिट नहीं किया जा सकता, दोनों ही वायलेशन है। दोस्तों सोचिए कि आपको गवर्नमेंट एक दोस्तों प्रीमिक्स बना कर दे, इस ऑर्डर में एग्जैक्टली यही इंग्रेडिएंट, यही स्टेप, यही कंटेनर सब फॉलो करना। अगर आप बोतल के साइज बदल दिए या इंग्रेडिएंट स्किप कर दें तो ये नॉन कंप्लाइंट हो गया। तो वही कह रहा है कि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है शेड्यूल 3 ने फिक्स किया है, इसीलिए ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी में जाएगा, कंपैरेटिव फिगर मैंडेटरी है, फॉर्मेट को आप चेंज ही नहीं कर सकते। समझ में आया दोस्तों? ये सब बातें ध्यान रखनी है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बैलेंस शीट में कौन सा आइटम किधर जाता है, ये कंसेप्ट चेक कर रहा है आपका जेनिथ इंफ्रा लिमिटेड। तो दोस्तों ये एक छोटा सा बट एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लायबिलिटी क्लासिफिकेशन और ट्रेड पेबल का कंसेप्ट है। तो जेनिथ इंफ्रा लिमिटेड का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का महीना दिया हुआ है, 14 महीने का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल है। कंपनी के पास एक लायबिलिटी है जो सेटल हो गया 13 महीने में, राइट, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 13 महीने में सेटल हो जाएगा। दूसरी तरफ उनके पास एक वेंडर का ड्यू है, राइट, ऑफिस फर्नीचर परचेज करने के लिए। तो अब सवाल ये है कि पूछा जा रहा है कि इस लायबिलिटी को कैसे क्लासिफाई करें और वेंडर ड्यू कौन सी कैटेगरी में आएगा। दो सवाल है, लायबिलिटी क्लासिफिकेशन एंड वेंडर ड्यू कैटेगराइजेशन। ऑप्शन ए कर रहा है नॉन करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल, करंट लायबिलिटी नॉट अ ट्रेड पेबल, नॉन करंट लायबिलिटी नॉट अ ट्रेड पेबल। बताइए, बहुत अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कंसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है ऑपरेटिंग साइकिल। इसका क्या लॉजिक है, व्हाट इज द लॉजिक ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल है, आइए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग साइकिल का क्या लॉजिक है, एक कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या कि देखिए दोस्तों, बिजनेस में जो गुड्स हैं, राइट,
बिजनेस को गुड्स कन्वर्ट करके कैश बनाने में जितना टाइम लगता है, द टाइम टेकन फॉर द बिजनेस टू कन्वर्ट गुड्स इनटू कैश, राइट, इसे ही बोला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। और जेनिथ का ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? जेनिथ का ऑपरेटिंग साइकिल है 14 मंथ। अगर आप ये सवाल का जवाब दीजिएगा, बहुत सा सवाल है, अगर मान लो कि कोई लायबिलिटी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेटल हो जाए तो क्या वो करंट लायबिलिटी होती है? मान लीजिए कोई लायबिलिटी है और ये मान लीजिए कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेटल हो जाए, इट गेट सेटल ड्यूरिंग ऑपरेटिंग साइकिल, इज इट करंट लायबिलिटी? यस और नो? एग्जैक्टली, यही तो होता है करंट लायबिलिटी। यदि लायबिलिटी जो है ना ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर ही सेटल हो जाए, इसी को बोलते हैं करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो दोस्तों अब यहां पे ये बताइए कि ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कहता है यदि लायबिलिटी को ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेटल कीजिएगा तो वो करंट लायबिलिटी होगा। अब दोस्तों इसी कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, जस्ट वेट अ मिनट, यहां पे देखिए, यहां पे क्या दे रखा है कि हमारा जो लायबिलिटी सेटल हो गया 13 महीने में सेटल हो गया और ऑपरेटिंग साइकिल कितना है? 14 मंथ है, राइट। तो 13 दोस्तों अभी आपको मैंने बताया कि लायबिलिटी जो कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेटल हो रहा है तो ये जाएगा हमारा करंट अकाउंट, राइट। तो ये कहां चला जाएगा? दिस विल गो टू करंट अकाउंट, फाइन। चलिए, तो ये करंट लायबिलिटी में, इस करंट अकाउंट नहीं करंट लायबिलिटी बोला जाए, ज्यादा बेहतर रहेगा, करंट लायबिलिटी। अच्छा, अब दूसरी बात आती है ट्रेड पेबल की। एक बात तो क्लियर हो गया, करंट लायबिलिटी कैसे डिसाइड करते हैं। आपको ये देखना है कि ऑपरेटिंग साइकिल कितना है और जो लायबिलिटी हमारी सेटल हो रही है क्या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेटल हो रही है, यदि होगी तो उसको करंट लायबिलिटी ले लीजिए। अब ट्रेड पेबल का लॉजिक देखिए। ट्रेड पेबल क्या होता है दोस्तों? ट्रेड पेबल का मतलब कि जब आप अपने नॉर्मल बिजनेस के गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं, नॉर्मल बिजनेस का गुड्स या सर्विस आपने परचेज किया, जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरर के लिए आपने रॉ मटेरियल लिया, आपने ट्रेडर के लिए गुड्स लिया, राइट, तो ये तो नॉर्मल बिजनेस का पार्ट ही नहीं है। अब जैसे यहां पे देखिए फर्नीचर की बात हो रही है, यहां पे देखिए दोस्तों बात किसकी हो रही है, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। यहां पे बात हो रही है फर्नीचर की, राइट। देखिए लिखा है ना, इट हैज ड्यू आउटस्टैंडिंग टू अ वेंडर फॉर द परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर एंड दिस फर्नीचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो ट्रेडिंग, देखिए ट्रेड पेबल तब होता है कि जब आप बिजनेस पर्पस के लिए गुड्स या सर्विस को परचेज करते हैं, राइट। जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरर है तो रॉ मटेरियल परचेज किया, ठीक है, और यदि ट्रेडर है तो गुड्स परचेज किया, लेकिन यहां तो फर्नीचर परचेज हो रही है, ये तो नॉर्मल बिजनेस का पार्ट ही नहीं है। तो गाइस यस नो में बताइए, क्या ऑफिस फर्नीचर कंपनी की नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी है? बहुत लोग ना इसको भी हाँ कह देंगे, नहीं दोस्तों नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं है, समझे। तो दोस्तों ये ट्रेड पेबल नहीं होगा। देखिए दोस्तों किसी भी चीज को उधार पे लिए तो ट्रेड पेबल मत कर दीजिएगा। ट्रेड पेबल के लिए ये देखना जरूरी है कि जिस चीज को आप उधार पे ले रहे हैं क्या वो आप बिजनेस में यूज कीजिएगा। यदि बिजनेस में यूज कीजिएगा, बिजनेस पर्पज से ले रहे हैं, तभी ट्रेड पेबल होगा, अदरवाइज वो ट्रेड पेबल नहीं होता है। ये सब वो माइन्यूट पॉइंट है जिसको हम इग्नोर कर लेते हैं पढ़ते वक्त, और जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो सामने आता है। तो बताइए दोस्तों फाइनल आंसर क्या होगा? तो फाइनल आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पहला वाला करंट लायबिलिटी है जो कि ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर सेटल हो रहा है, और दूसरा जो है ट्रेड पेबल नहीं है। तो याद रखिएगा विद इन ऑपरेटिंग साइकिल करंट लायबिलिटी, एंड जो बिजनेस के रेगुलर आइटम नहीं है वो ट्रेड पेबल नहीं होंगे। उसी तरह ट्रेड रिसेबल का भी वही कंसेप्ट है। चलिए बताइए अगला कंसेप्ट देखते हैं, अगले क्वेश्चन अगले कंसेप्ट पे बेस्ड है। दोस्तों एक इंटरेस्टिंग कंप्लायंस बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, इंटेंजिबल एसेट के रीवैल्यूएशन और इसके डिस्क्लोजर के बारे में। आइए बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्सस लिमिटेड अपनी इंटेंजिबल एसेट का रीवैल्यूएशन अपवार्ड किया है 1 अप्रैल 2020 को। तो इनके जो इंटेंजिबल एसेट है उसको इन्होंने रिवैल्यू किया 1 अप्रैल 2020 को। फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2023 को। इसमें जो कि स्टिल 5 साल के विंडो के अंदर आता है, लिखा है ना विद इन द 5 ईयर पीरियड, राइट, 5 साल के विंडो के अंदर है। कंपनी ने रिवैल्यूएशन नोट को ऑमिट कर दिया, कंपनी ऑमिटेड द नोट शोइंग द रिवैल्यूएशन अमाउंट एंड डेट, और रिकंसिलिएशन ऑफ ग्रॉस और नेट कैरिंग अमाउंट भी नहीं दिया। दे डिड नॉट प्रोवाइड अ रिकंसिलिएशन ऑफ द ग्रॉस एंड नेट कैरिंग अमाउंट। रीजन बताया कि कॉन्फिडेंशियलिटी। अब बताइए कि इस बेसिस पर उनका कॉम्प्लायंस स्टेटस क्या होगा।
ऑप्शन ए कह रहा है कि कंप्लेन विद बोथ द डिस्क्लोजर, ठीक है, दोनों डिस्क्लोजर से कंप्लाइंट है। बी कह रहा है कि नॉन कंप्लाइंट ओनली रिगार्डिंग द रिकंसिलेशन। सी कह रहा है नॉन कंप्लाइंट ओनली रिगार्डिंग द रिवेलेशन नोट। और डी कह रहा है नॉन कंप्लाइंट रिगार्डिंग बोथ द डिस्क्लोजर। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। सबसे पहले यहां पे दो चीजों की बात करेंगे, रिकंसिलेशन ऑफ ग्रॉस एंड नेट कैरिंग अमाउंट। आइए समझते हैं इसको। रिकंसिलेशन की बात करते हैं, राइट, रिकंसिलेशन की बात करते हैं। लॉ क्या बोलता है कि देखो, इंटेंजिबल एसेट के लिए एक प्रॉपर रिकंसिलेशन दिखानी होती है, यानी जो आपके इंटेंजिबल एसेट है ना, इनको आप प्रॉपर रिकंसिलेशन दिखाओ। इसमें आप ओपनिंग बैलेंस दिखाओ, इसमें आप एडिशन दिखाओ, ओपनिंग बैलेंस दिखाओगे, आप एडिशन दिखाओगे, राइट, डिस्पोजल दिखाओगे, एमोटाइजेशन शो करोगे और क्लोजिंग बैलेंस दिखाओगे। ये मैंडेटरी डिस्क्लोजर है, कॉन्फिडेंशियलिटी का एक्सक्यूज यहाँ पे एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो क्या रिकंसिलेशन डिस्क्लोज करना कंपलसरी है? जी हाँ, ये तो कंपलसरी है। यहाँ पे कोई भी आपका एक्सक्यूज नहीं चलेगा रिकंसिलेशन में। अच्छा, फिर बात कर ले रिवैल्यूएशन की। लेट्स टॉक अबाउट द रिवैल्यूएशन। तो दोस्तों रिवैल्यूएशन नोट की बात कर ले। रिवैल्यूएशन नोट में क्या कहता है दोस्तों? इसमें कहता है कि जब भी रिवैल्यूएशन होता है ना, उस डेट के बाद आने वाले नेक्स्ट 5 साल तक हर बैलेंस शीट में एक नोट मैंडेटरी होता है। रिवैल्यूएशन के 5 साल तक, टिल 5 ईयर, राइट, एक नोट लिखना ही होता है, ठीक है। और नोट में क्या होता है कि इसमें अमाउंट लिखा जाएगा, कितना रिवैल्यू अमाउंट है, इसमें डेट लिखा जाएगा, किस दिन रिवैल्यू किया गया, इसमें इम्पैक्ट लिखा जाएगा, सब क्लियरली मेंशन होता है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि अप्रैल 2020 है, मैं आप एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे अप्रैल 2020 है, समझे, इसमें अगले 5 साल कि जैसे आपका 20-21 हो गया, 21-22 है, 22-23 है, 23-24 है और 24-25 है। तो यहाँ पे दोस्तों 22-23 की बात हो रही है, 22-23 की बात कर रहे हैं क्योंकि 5 साल के अंदर है, तो रिवैल्यूएशन नोट ओमिट कर दिया, ये भी नॉन कंप्लाइंट है। अच्छा ये बताइए 2023 आएगा क्या 5 साल के कंप्लाइंट विंडो में? बिल्कुल आएगा, है ना। तो 25 तक जा रहा है, 5 साल के विंडो में तो आएगा ही आएगा। तो दोस्तों वापस क्वेश्चन पे यदि हम लौटे, लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन, कौन सा नॉन कंप्लाइंट है, ये सवाल पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कंप्लाइंट विद बोथ द डिस्क्लोजर। एक्चुअली दोनों नॉन कंप्लाइंट है, कंप्लाइंट नहीं है, राइट, नॉन कंप्लाइंट रिगार्डिंग बोथ द डिस्क्लोजर, डी नंबर करेक्ट है। तो दोस्तों एक छोटा सा बात ध्यान रखिएगा कि देखिए इंटेंजिबल एसेट को आपको इंटेंजिबल एसेट में रिकंसिलेशन जो है वो शो करना पड़ेगा हर एक साल, राइट। और दूसरी बात कि रिवैल्यूएशन जो है अगले 5 साल तक नोट मैंडेटरी करना है, या रिवैल्यूएशन को अगले 5 साल तक जो है टिल नेक्स्ट 5 ईयर नोट मेंटेन करना जरूरी है। और कॉन्फिडेंशियलिटी को ये वैलिड एक्सक्यूज नहीं है। चलिए बताइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, एडिशनल डिस्क्लोजर के थ्रेशोल्ड रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सवाल ये कर रहा है कि देखिए सनराइज फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है और इसकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 80 लाख का, लिखा है ना, 80 लाख की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 का डेटा दिया हुआ है। अब दोस्तों उनके कुछ एक्सपेंस दिए गए हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट आइटम है लीगल एक्सपेंस। कुछ एक्सपेंसेस दिए गए हैं, इसमें एक इंपॉर्टेंट आइटम क्या है, हमारा लीगल एक्सपेंस है। फिर देखिए सैलरी एंड वेजेज है, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट अकाउंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सवाल ये कर रहा है कि लीगल एक्सपेंस को सेपरेटली डिस्क्लोज तब करना जरूरी होता है जब वो किस थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। मतलब कर रहा है कि ये लीगल एक्सपेंस को ना आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना होता है जब वो किसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होता है। वो थ्रेशोल्ड कितना है, पहले रूल को समझिए, पहले रूल को समझिए। सैलरी, इनकम, रूल ये कहता है कि देखिए दोस्तों कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंडिचर आइटम को सेपरेटली तब डिस्क्लोज करना होता है जब, अब जब क्या क्या कंडीशन है वो थोड़ा देख लीजिए। कोई भी हमारा एक्सपेंस है या कोई भी इनकम है, इसको आप सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे, तब डिस्क्लोज करेंगे जी। सेपरेटली डिस्क्लोज तब करेंगे जब वो 1% ऑफ रिवेन्यू को एक्सीड करे, एक्सीड 1% ऑफ रेवेन्यू, या 1 लाख, 1 लाख जो भी इसमें से हायर हो उसको एक्सीड करे, ठीक है। रूल सिंपल है, समझ में आया दोस्तों।
अब जरा रूल को अप्लाई करते हैं अपने केस में। एक तो रेवेन्यू का 1% ले लीजिए या 1 लाख ले लीजिए, यदि से ज्यादा है तब आपको सेपरेटली डिस्क्लोज करना पड़ेगा। नाउ लेट्स अप्लाई द कंसेप्ट टू आवर क्वेश्चन। तो यहां पे देखिए दोस्तों कि रेवेन्यू कितने का है, रेवेन्यू है 80 लाख का, देखिए लिखा हुआ है रेवेन्यू दे रखा है 80 लाख का, राइट। तो जो पहला थ्रेशोल्ड होगा वो 1% ऑफ 80 लाख होगा, यानी कि दोस्तों 80,000 का लें, पहला थ्रेशोल्ड 80,000 होगा। जो दूसरा थ्रेशोल्ड होगा, दिस इज द फर्स्ट थ्रेशोल्ड, जो सेकंड थ्रेशोल्ड होगा वो हमें पता है 1 लाख है। इसमें से हायर कौन सा है, रूल बोलता है कि हायर लेना है, तो 1 लाख ले लीजिए, ठीक है 1 लाख ले लीजिए। अब कंपेयर कीजिए एक्चुअल लीगल एक्सपेंस को, तो जो एक्चुअल लीगल एक्सपेंस हो रहा है वो 90,000 का हो रहा है, थ्रेशोल्ड है 1 लाख का, तो क्या ऑब्वियस सी बात है 90,000 1 लाख से कम है, तो सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है, समझे। जब भी यदि 1 लाख के ऊपर होता ना, थ्रेशोल्ड के ऊपर होता, तब सेपरेट डिस्क्लोजर करना पड़ता है। तो सही जवाब क्या होगा, बेसिकली ओके, सवाल ये कर रहा है कि व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। यदि 1 लाख के ऊपर होता तब आपको सेपरेट डिस्क्लोजर करना होता है। तो याद रखिएगा सेपरेट डिस्क्लोजर तब मैंडेटरी है जब मैक्सिमम जो है आपका आइटम का मैक्सिमम रेवेन्यू का % हो या 1 लाख हो, जो भी ज्यादा हो। चलिए बताइए, इजी क्वेश्चन का जवाब दीजिए। दोस्तों यहाँ पे सवाल पूछ रहा है कि डिस्क्लोजर रूल के बारे में डिस्कशन हो रही है यहाँ पे, कि अल्फा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पावर एंड फ्यूल, रिपेयर टू मशीनरी दोनों को क्लब कर दिया मिसलेनियस एक्सपेंस के अंदर। मतलब इन दोनों को इन्होंने क्लब कर दिया मिसलेनियस एक्सपेंस में। रॉ मटेरियल का जो 5 करोड़ CIF था, तो इनका यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि रॉ मटेरियल का 5 करोड़ का CIF था, राइट। और इन्होंने इंपोर्ट किया 5 करोड़ का CIF जानते हैं कॉस्ट एंड फ्रेट होता है, ये इनको टर्म्स होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद 2 करोड़ फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर किया, बट इन सब का नोट देना ही भूल गए। कंपनी ओमिटेड दिस डिटेल फ्रॉम द नोट ऑन द अकाउंट। पूछ रहा है कि इन्होंने कौन कौन से डिस्क्लोजर रूल वायलेट किए हैं, सिर्फ इंपोर्ट और फॉरेन करेंसी का, सिर्फ एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन का, दोनों को वायलेट किया, एक्सपेंडिचर क्लासिफिकेशन और इंपोर्ट फॉरेन करेंसी डिटेल, और किसी को नहीं किया। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ एक्सपेंस को सेपरेटली दिखाना मैंडेटरी है, ये बातें ध्यान रखिएगा कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ना, PL अकाउंट, कुछ एक्सपेंस को आपको सेपरेटली दिखाना ही है। कैसे, जैसे कि आपका पावर हो गया, जैसे कि आपका फ्यूल हो गया, जैसे कि आपका मान लीजिए रिपेयर है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए रेंट है, रेट है, टैक्सेस है, ठीक है, तो ये सब को आपको सेपरेट दिखाना है। तो क्या पावर एंड फ्यूल एंड रिपेयर को मिसलेनियस में डाल सकते हैं, हाँ, रूल यही कहता है कि ये सेपरेट ही आएगा। तो वायलेशन 1 तो कंफर्म्ड है, ये तो वायलेशन किया ही किया है, ठीक है, क्लब नहीं किया जा सकता, मिसलेनियस में आप नहीं डाल सकते, ये इन्होंने क्लबिंग कर दिया है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, इसको अलग से दिखाना होता है। और इंपोर्ट और फॉरेन करेंसी डिस्क्लोजर का क्या नियम है कि देखिए नोट्स टू अकाउंट में हमेशा एक नोट होगा जिसमें कंपनी को बताना पड़ेगा कि इंपोर्ट यानी कि CIF वैल्यू क्या है, ये भी हमारे नोट्स टू अकाउंट में रहेगा। फिर फॉरेन करेंसी का एक्सपेंडिचर कितना है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग कितना है, यह क्लाउज 8 के अंदर मैंडेटरी है। दोस्तों क्या इंपोर्ट और फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर डिस्क्लोज करना मैंडेटरी होता है? जी हाँ दोस्तों, अल्फा मैन्युफैक्चरिंग ने रॉ मटेरियल 5 करोड़ इंपोर्ट किया, 2 करोड़ फॉरेन करेंसी स्पेंड की, लेकिन नोट नहीं किया, तो ये भी वॉयलेशन है। तो दोस्तों सही जवाब है कि दोनों वॉयलेशन है, एक्सपेंडिचर का क्लासिफिकेशन नहीं करना और इंपोर्ट फॉरेन करेंसी डिटेल नहीं देना। तो कोई भी स्पेसिफिक एक्सपेंस है तो हमेशा उसको सेपरेटली लिखो, ठीक है, यही कंसेप्ट है यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ये लास्ट सवाल है आज के डिस्कशन का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 का बेसिक है। तो IND-AS1 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। क्या कर रहा है दोस्तों, क्वांटम इंडस्ट्री लिमिटेड है, इनका प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है 23-24 के लिए, और इनके कुछ इम्पैक्ट आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 120 लाख का, अर्थक्वेक डैमेज के कारण जो लॉस हुआ है 25 लाख का हुआ है, अनरियलाइज गेन ऑन इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो OCI है 10 लाख का है, और अकाउंटेंट बोल रहा है कि सर अर्थक्वेक लॉस को एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिखाते हैं। अच्छा एक और चीज लिखा है, प्रायर पीरियड एरर करेक्शन 8 लाख। तो अकाउंटेंट ने बोला कि अर्थक्वेक के लॉस को ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को के रूप में दिखाते हैं,
सीएफओ ने तुरंत बोला नहीं, IND AS 1 जो है बहुत स्पेसिफिक है। तो सवाल ये कर रहा है कि जो अर्थक्वेक का जो लॉस 25 लाख है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे प्रेजेंट करें, एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम विद सेपरेट डिस्क्लोजर इन नोट, with profit and loss section without classifying an extraordinary item directly in other comprehensive income section। तो दोस्तों ये बताइए, पहले स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बताइएगा कि क्या IND AS 1 जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को रोकता है क्या? डज IND AS 1 प्रोहिबिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम? क्या IND AS 1 जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को रोकता है? मतलब कोई भी इनकम, कोई भी एक्सपेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में दिख ही नहीं सकता। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि IND AS एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इट प्रोहिबिट, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब कोई भी इनकम या एक्सपेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में नहीं दिख सकता। एवन इफ इवेंट इज वेरी रेयर, एबनॉर्मल, अनयूजुअल, फिर भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों IND AS में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अलाउड है? नहीं, नॉट अलाउड है। याद रखिएगा, IND AS में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इज नॉट अलाउड।